ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए सीडीपी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से, आप हिंदी में बाल मनोविज्ञान कहते हो, वो मैं आपको करवा रहा था चैप्टर वाइज, जिसके मैंने आपको 7 लेक्चर ले चुका था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर क्लास नंबर 8 के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे भाषा विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए, क्योंकि आज थोड़े से हम लेट हो गए हैं, 5 मिनट थोड़े से लेट हो गए हैं। ओके, बाकी कोई बात नहीं, एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यूट्यूब की तरफ से। और बाकी मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों जगह पर शेयर करवा दिया गया था। आप जहां से जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपके कमेंट चेक कर लूँ कि क्या कार्यस्तानी चल रही है कमेंट बॉक्स में, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आपका कमेंट दिखना तो शुरू हो गया है, लेकिन एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, चलिए बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं और जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं बच्चे, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, आने वाले एग्जाम्स के लिए सीडीपी में आपको पढ़ा रहा था बाल मनोविज्ञान, जिसमें मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट क्लास में आपका 3rd चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट कर दिया था। आज आपका 3rd चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिसमें हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर नंबर 3rd, जो कि चैप्टर का नाम था वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने वाले थे। कौन कौन से? वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं और सामाजिक विकास, ये 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, लेक्चर्स देखी होंगी इस वाले टॉपिक के अंतर्गत, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए 3 टॉपिक, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास के सिद्धांत और विचार एवं भाषा में संबंध, ये तीनों के तीनों आज हम कंप्लीट कर लेंगे और 3rd चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी करा दीजिए। तो डियर, बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो होती है वो पेडागोजी के अंतर्गत आती है, आपकी साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आती है। तो वो आपको मैंने जब मेन पेडागोजी करवाई थी ना, तब मैंने आपको करवाई थी, आप वो वाली क्लासेस देखिए, आपको वहां मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए चलिए, और बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए डीके एकेडमी पर, वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए, लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, चैप्टर नंबर 3rd, पार्ट 3rd, भाषा विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर किशोर अवस्था तक आते आते या उससे पहले कब तक बच्चे का भाषा विकास पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो भाषा विकास की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो डेवलप्ड होती है बच्चे के अंदर, वो किस लेवल या किस क्रम में होती है, किस सीक्वेंस में होती है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सीक्वेंस की बात करें तो ये 4 सीक्वेंस है, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए एक होता भी है एल, एस, आर और डब्ल्यू। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, चाहे आपको हिंदी जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, चाहे आपको इंग्लिश मैम पढ़ा रही हो दीपाली मैम, उन्होंने भी बताया होगा। ओके, तो एल, एस, आर, डब्ल्यू जो होता है, इस क्रम में बच्चे का भाषा विकास होता है। कहने का मतलब है पहले बच्चा जो होता है वो लिसनिंग यानी कि सुनना सीखता है, उसके बाद बच्चा जो है वो स्पीकिंग यानी कि बोलना सीखता है, उसके बाद बच्चा रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखता है, और सबसे आखिरी में जो होता है सबसे जटिल, लिखना यानी कि राइटिंग। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं LSRW। ओके, बिल्कुल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इस क्रम में आपका सीखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास में या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे जटिल और सबसे आखिरी में कौन सा क्रम आता है, तो सबसे आखिरी में आता है लिखना यानी कि राइटिंग, जो कि सबसे जटिल और सबसे आखिरी में आता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए ये तो होगी नॉर्मल सी बात। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी टर्म में भाषा विकास की कैसी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है रोना यानी कि क्राई। तो ध्यान रखिएगा, क्राई या क्राइंग कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो क्राई यानी कि रोना जो होता है, ये कैसे हो सकता है भाषा विकास की अवस्था? बिल्कुल डियर, ये बिल्कुल बच्चे के लिए एक भाषा का रूप में ही कार्य करता है। जैसे कि रोना भाषा विकास की पहली अवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से पहला क्रम कौन सा होता है, तो रोना यानी क्राई जो होता है वो सबसे पहले भाषा विकास की अवस्था होती है।
क्यों? क्योंकि रोकर जो है ना बच्चा अपनी भावनाओं को, अपने दुख को प्रकट करता है। जैसे कि देखा होगा आपने, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो अलग प्रकार से रोता है, जब बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता है तो अलग प्रकार से रोता है, अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए वो रोना शुरू कर देता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रोकर बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को, अपने दुख को, अपने सुख को अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार से रोकर वो क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे कि मैंने आगे लिख दिया कि बालक अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रकार से रोता है। ओके, इसलिए कहा जाता है जब बच्चा बेजुबान होता है, बच्चे को शुरू शुरू में जब वो जन्म लेता है तो उसको भाषा ये थोड़ी है कि जन्म लेते ही बोलना शुरू कर देगा, मम्मी एक गिलास पानी दे दो, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, बच्चा जन्म लेते ही नहीं बोलता, तो वो क्या करता है, अपनी वो सारी की सारी चीजें जो है रो के बताता है। ओके, अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रोना जो है वो भाषा विकास की पहली अवस्था होती है। ओके, अभी जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो तीसरी स्टेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल डियर, सभी को गुड मॉर्निंग जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सेकंड स्टेज आ जाता है आपका गुटकना, जिसे आप क्वीइंग कहते हो। अब ये क्वीइंग वाली अवस्था जो होती है वो कब होती है, तो देखो रोना होता है वो जन्म के समय होता है, क्वीइंग वाली जो अवस्था होती है वो 3 महीने की अवस्था होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुटकना बच्चा शुरू कर देता है किस महीने में या किस मंथ में या किस अवस्था में, तो 3 महीने का बच्चा जो है वो गुटकना शुरू कर देता है। अब गुटकना कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा जो है वो स्वर वर्ण का उच्चारण करता है, वोवल्स का, जैसे कि ए आई ओ यू देखा होगा ना आपने वोवल्स का। तो बच्चे शुरू शुरू में ऐसी ही बातें करते हैं, ए आ ऊ ऐसे तो बोलते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को थोड़ी पता है ये वोवल है या स्वर है, वो तो बस अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा गुटकना कब शुरू करता है, तो 3 महीने का, या फिर बच्चा कब स्वर वर्णों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वोवल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो वो 3 महीने में ही कर देता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका बलबलाना या फिर बबलाना या फिर बबलिंग, कुछ भी देख सकता है, आपको इंग्लिश में बबलिंग ही आएगा इसका। ओके, तो ये किस अवस्था में होता है, तो 6 महीने का बच्चा जो है वो बलबलाना शुरू कर देता है या बबलिंग शुरू कर देता है। ओके, जिसमें बच्चा स्वर के साथ साथ अब व्यंजनों को भी मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। व्यंजन आप सभी को पता, स्वर तो मैंने बता दिए, बाकी जो बचे हुए वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा स्वर के साथ साथ व्यंजनों का इस्तेमाल करता है, तो वो 6 महीने की अवस्था होती है। ओके, चलिए ये 3 अवस्थाएं मैंने आपको पढ़ा दी। अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चा जो है वो भाषा का, ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बोला, वो भाषा का इस्तेमाल करना कब शुरू कर देता है, किस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को मेरे ध्यान से पढ़िएगा। 3 अवस्थाएं मैंने आपको पढ़ाई है, तीनों अवस्था में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे की भाषा किस अवस्था से शुरू हो जाती है, या बच्चा भाषा का इस्तेमाल किस अवस्था से शुरू करना कर देता है, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, यानी कि स्टेजेस 1, 2 या 3, कौन बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। बच्चे कह रहे हैं सर सीडीपी के नोट्स चाहिए। अगर डियर किसी के भी नोट्स चाहिए हो ना, तो वो आप अपनी कहां पर जाकर ले सकते हो, डीके एकेडमी जो हमारी लर्निंग ऐप है वहां पर जाकर ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं 3 ईयर। डियर मैंने स्टेजेस में बोला 3 ईयर तक तो मैं गया ही नहीं हूं, 6 महीने तक ही हम तो अभी तक। चलिए बच्चे कह रहे हैं 3rd मंथ। ओके, बच्चे कह रहे हैं 2nd मंथ। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं 1st मंथ। ओके, चलिए तो ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो भाषा विकास होता है ना, यानी कि बच्चा जो है भाषा का इस्तेमाल करना कब शुरू कर देता है, तो वो बबलिंग यानी कि स्टेज नंबर 3rd तक शुरू करता है। इससे पहले वो कम्युनिकेट कर रहा था। देखो, कम्युनिकेशन करने का, वार्तालाप करने का एक से ज्यादा तरीके होते हैं। आप बातें इशारों में भी कर सकते हो, बोलकर भी कर सकते हो, और बच्चा क्या करता है, रोकर कर रहा होता है। ये भाषा नहीं है, रोना कोई भाषा नहीं होती, हाँ बस ये भाषा विकास का चरण होता है। ओके, तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, बच्चा अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाषा के रूप में नहीं, रोकर बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, सही से देखा जाए तो स्वर और व्यंजन जिन शब्दों से मिलकर हमारी पूरी भाषा बनती है, वो कहां पर इस्तेमाल शुरू करना करता है, वो बबलिंग यानी कि 6 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तब से करता है, स्टेज यानी कि 3rd से। ओके, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही छोटे छोटे बिंदु हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन बिंदुओं में। बिल्कुल
चलिए ध्यान रखिएगा, भाषा एक अलग बात है, कम्युनिकेशन एक अलग बात है, संप्रेषण एक अलग बात है, यानी कि भाषा। ओके, भाषा और संप्रेषण दोनों चीज अलग अलग है। हम बच्चों को समझा सकते हैं इशारों से भी, कोई बच्चा समझाता है अपना भावनाओं को दिखाकर इमोशनल रूप से, तो समझ जाते हैं हम। लेकिन कम्युनिकेशन और लैंग्वेज दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। क्राई वाले से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो डियर रोने से मैंने आपको बोला ना, अगर आपसे पूछेगा बच्चा निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा कम्युनिकेट यानी संप्रेषण की अवस्था के अंतर्गत आता है, तो संप्रेषण जो होता है वो रोना यानी ये क्राइंग से ही शुरू हो जाता है। भाषा यहां पर इस्तेमाल नहीं करता, वो यहां पर कम्युनिकेट करने के लिए रोना संप्रेषण का इस्तेमाल करता है वो। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। भाषा और संप्रेषण दो शब्द को ध्यान रखिएगा और कुछ मत ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ओके, बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि 6 महीने का बच्चा जो होता है वो स्वर के साथ साथ व्यंजनों को भी मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ए आई ओ यू हटा दो, बाकी सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। ओके, चलिए अब यहां पर 9 महीने का बच्चा, एज को ध्यान रखिएगा, 9 मंथ्स का जो बच्चा होता है, कल मैंने आपको बताया था एक शब्दानुकरण, जिसको आप इंग्लिश में इकोलालिया कहते हो। बिना किसी मतलब के एक ही शब्द के श्रृंखला को बार बार दोहराना, वो क्या कहलाता है, शब्दानुकरण कहलाता है, इकोलालिया कहलाता है। जैसे कि बच्चा बिना मतलब के एक ही शब्द को बार बार दोहराता रहेगा, का 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 का, देखा होगा ना बच्चे, एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शब्दानुकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चा शब्दानुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, इकोलालिया की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो वो 9 महीने के बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। बिल्कुल, चलिए आगे चलें। तो तीसरा खत्म हो गया, चौथा आ जाता है आपका एक संपूर्ण शब्द, एक वन वर्ड फेस। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से वह अवस्था कौन सी है जिसमें एक संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करना बच्चा शुरू कर देता है। तो एक संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आपको एज या तो 12 से 18 महीने दे रखी होगी या फिर इसी के आसपास दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो आपके एग्जाम में एज दे रखी थी वो 10 से 13 महीने दे रखी थी। ओके, तो आपको देखो 12-13 आ रही है ना इसमें, तो वही वाली बात है, एज आपको आसपास देखने को मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से वह अवस्था कौन सी है जिसमें एक बच्चा संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो एज आपको 12 से 18 महीने दे रखी हो या 10 से 13 महीने दे रखी हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 12-13 महीने इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे एज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो क्या बोल रखा है कि 12 से 18 महीने का बच्चा जो है वो बोलना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, और ये शब्द कौन सा हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, नाउन हो सकता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल जब बच्चा करना शुरू कर देता है, एज आपको पता चल गई 12 से 18 या 10 से 13 कुछ भी देखने को मिले, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये शब्द कौन सा होता है, तो ये होता है नाउन यानी कि संज्ञा। जैसे कि घर, दूध, पापा, मम्मी, पानी, देखा होगा ना, ऐसे शब्दों का बच्चा बोलना शुरू कर देता है और एक शब्द से ही हम समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में बच्चा आपकी गोद में और आप कहीं बाहर हो, तो बच्चा बोलेगा बार बार घर घर, तो आप समझ जाओगे उसको घर जाना है। या फिर बच्चा जब बोलेगा दूध दूध, तो आप समझ जाओगे बच्चे को दूध चाहिए। या फिर किसी और की गोद में होगा, बोलेगा पापा, तो उसको मतलब आप समझ जाओगे उसे पापा की गोद में जाना है या फिर मम्मी की गोद में जाना है। या फिर उसे प्यास लगेगी तो बोलेगा पानी पानी, तो आप समझ जाओगे उसे पानी चाहिए। तो यहां पर बच्चा क्या होता है, आलसी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा है ना एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा होता है और एक शब्द से आप उसकी बातों को समझ लेते हो, इसलिए बच्चा दूसरा शब्द बोलने की कोशिश भी नहीं करता है। ओके, आप सभी को पता है जब काम छोटी चीजों से चल रहा है तो हम बड़ी चीजों का इस्तेमाल क्यों करें, इसलिए बच्चा यहां पर क्या कहलाता है, आलसी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डियर यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है, आपके पास से हो रही होगी। ओके, आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यहां से कोई बफरिंग नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए, समझ में आ गया होगा यहां पर कि वन वर्ड फेजेस किसे कहा जाता है, एक संपूर्ण शब्द कौन सी अवस्था कहलाती है। चलिए, इसी के अंतर्गत कुछ बातें आती हैं, समझ लीजिए क्या बोल रखा है।
18 से 24 महीने का बच्चा, ध्यान रखिएगा 18 से 24 महीने का बच्चा यानी कि 2 वर्ष का बच्चा, क्योंकि आसपास 24 महीने कितने हो जाते हैं, दूसरा जन्मदिन आ जाता है उसका, 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है। तो 2 वर्ष का बच्चा जो है वो दूसरा शब्द बोलना शुरू कर देता है। आमतौर पर एनसीईआरटी जो बोलती है वो 18 से 24 महीने बोलती है। ओके, एक शब्द बच्चा बोलता है 12 से 18, इसके तुरंत बाद 18 से 24 महीने का बच्चा जो है वो दूसरा शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और दूसरा शब्द क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज काम करके दिखाया जा रहा हो, सब कुछ मैंने हिंदी में पढ़ा है। तो दूसरा शब्द अगर आपसे पूछा जाए क्रिया, पहला शब्द पूछा जाए तो नाउन, दूसरा शब्द वर्ब। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार की, किस प्रकार की, जब बच्चा 2 शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार की भाषा को क्या बोला जाता है, तार वाली भाषा बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में टेलीग्राफी स्पीच कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा जो है वो टेलीग्राफी स्पीच यानी कि तार वाली भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो 18 से 24 महीने का बच्चा जो है वो तार वाली भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे कि कम दूध, ज्यादा दूध, ये क्या होता है, कम पानी, ज्यादा पानी, ऐसे करके बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया, आपके 2 शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी 2 शब्द वाली भाषा को क्या कहा जाता है, तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफी स्पीच कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डियर अनुष्का जी, यहां पर किसी के फोन में बफरिंग नहीं हो रही है, आपके फोन में बफरिंग हो रही है तो मतलब आपके यहां पर नेट की प्रॉब्लम है। तो कृपया करके आप अपने नेट का ध्यान रखिए, यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर मैथ्स की क्लास बहुत बफरिंग होती है। हाँ जी डियर, वहां पर थोड़ी सी है ना उनके, अभी क्योंकि घर से ही सारे काम हो रहा है तो घर उनके वहां पर है ना, जो नेट की सर्विस देता है उसके घर में सभी को कोरोना हो रखा है, तो अब उसको कुछ कह भी नहीं सकते। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हमें भी चलाना होगा, क्योंकि कोरोना काल में उसके पूरा का पूरा जो मालिक है नेट का उसको कोरोना हो रखा है, तो कुछ बोल नहीं सकते ना उस चक्कर में। बच्चे कह रहे हैं सर आप पेड क्लासेस भी चलाते हो। बिल्कुल डियर, पेड क्लासेस भी चलती है, लेकिन अभी सीटेट की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप यहां से पढ़िए आप, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रखा है देखिए, इसके तुरंत बाद बच्चा तीसरा शब्द बोलना शुरू कर देता है। 18 से 24 महीने में दूसरा शब्द और उसी के बाद में तीसरा शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और तीसरा शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कम दूध दो, ज्यादा दूध दो, या फिर जल्दी दूध दो। तो यहां पर क्या बोल रहा है, तीसरा शब्द देखो 1 2 3, पहले हम एक शब्द क्रिया, सॉरी नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा शब्द क्रिया और तीसरा शब्द विशेषण। तो ध्यान रखिएगा तीनों शब्द को कि कौन कौन से शब्द कब कब बच्चा इस्तेमाल कर रहा है और कौन कौन सी वहां पर ग्रामर का इस्तेमाल कर रहा है वो। ओके, बच्चे को नहीं पता कि मैं वर्ग का इस्तेमाल कर रहा हूं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा हूं, नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो करना शुरू कर देता है और इसी को हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक व्याकरण कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदुओं को कि कहां कहां पर बच्चे ने क्या क्या करना शुरू करा। और आगे बात करें तो व्याकरण का प्रयोग बच्चा जो है वो 3 महीने यानी कि 2.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तब वो शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको पता है बच्चे को कि मम्मी आ गई है, मम्मी आ गया नहीं है, मम्मी आ गई है। ओके, जैसे कि पापा चले गए हैं, पापा चली नहीं गए हैं, पापा चले गए हैं। तो इस प्रकार का व्याकरण जो है बच्चा कब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो 2.5 वर्ष का यानी कि 30 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो इस प्रकार का प्रॉपरली व्याकरण उसको देखने को मिल जाता है कि उसको पता है कि पापा जाएंगे और पापा आएंगे, मम्मी आएगी और मम्मी जाएगी। ओके, उसको ये चीज पता है, इस चीज का उसको पता है, इसलिए कहा जाता है कि द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग ग्रामर इन 13 मंथ्स, या फिर सॉरी 13 नहीं 30 2.5 ईयर, जिसे आप 2.5 साल भी बोल सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, जैसे कि 4 से 5 साल के बच्चे की अवस्था में उच्चारण विकास पूर्ण हो जाता है। यहां पर 2 पॉइंट मिलेंगे और दोनों पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर ने तो यही बताया था। अरे सर ने बिल्कुल सही बताया था, आपने गलत समझ लिया उसका मतलब, ठीक है। पहला बिंदु, 4 से 5 साल के बच्चे की अवस्था में उच्चारण विकास। अब उच्चारण कहने का मतलब है प्रोनाउंसिएशन। ओके, उच्चारण विकास पूर्ण हो जाता है और उच्चारण विकास के लिए माता पिता या फिर परिवार के लोग जिम्मेदार है। माता पिता या परिवार के लोग जितनी ज्यादा सरल और पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा भी उसी प्रकार से सीखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो पैसे को पैपा बोलता है,
पानी को मम बोलता है। तो आप उसको ठीक करो, अगर आप उसको ठीक करोगे, पूर्ण शब्द का इस्तेमाल करवाओगे बच्चे से, तो बच्चे की भाषा विकास जल्दी होगा। अगर आपको वो सुनने में मजा आ रहा है, आप वो जब बोलता है बच्चा तो आपको हंसी आती है, आप उसको ठीक नहीं करवाते हो, तो बच्चे का क्या होगा, वो भाषा उसी प्रकार से चलेगी। ओके, तब उसका भाषा विकास जो होगा वो लेट पूर्ण होगा। ओके, तो इसलिए कहा जाता है उच्चारण में जो विकास होता है उसमें माता पिता और परिवार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना ज्यादा बच्चे की अच्छा करवाओगे आप, उतना ही अच्छा बच्चा जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। देखो दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बोला कि प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट यानी कि उच्चारण विकास जो होता है वो 4 से 5 साल में बच्चे का हो जाता है। यानी कि आप जो उच्चारण कर रहे होते हो, आप जो बोल रहे होते हो, आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हो, वो 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। और भाषा विकास कंप्लीट हो जाता है बच्चे का 9 से 10 में। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरीके से बच्चा लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, वार्तालाप भी कर सकता है। सारी की सारी चीजें आ गई लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। 4 से 5 साल में केवल उच्चारण होता है, मौखिक होता है, और 9 से 10 साल में बच्चे का पूर्ण लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ओके, इस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि उच्चारण विकास 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए माता पिता और परिवार के लोग जिम्मेदार होते हैं। और 9 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चे का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि बच्चा लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना सब जानना शुरू कर देता है। ओके, चलिए वहां पर वो चीज खत्म होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट वहां से बच्चे की कंप्लीट होगी। 9 से 10 वर्ष तक भाषा विकास किस किस प्रकार से बदली वो आपको सारा का सारा समझ में आ गया। जब बच्चे का भाषा विकास कंप्लीट हो गया तो वो पॉइंट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं आपके यहां पर भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जल्दी से यहां पर आ जाइए। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाषा को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो ये 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि भाषा को प्रभावित करती है। एक एक करके समझते हुए चलते हैं। पहले परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी कौन बच्चा बताएगा आखिर होती क्या है, जल्दी से बताइए। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि मैच्योरिटी आखिर होती क्या है, परिपक्वता आखिर होता क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। नहीं तो इसका एक मस्त सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और परिपक्वता ये नहीं है कि एक ही दम से आप में आ जाएगी, नहीं, ये आती है समय के साथ साथ। ध्यान रखिएगा, समय के साथ साथ आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। ओके, भाषा विकास कंप्लीट 18 ईयर में बताया था मैम ने इंग्लिश में। डियर साइकोलॉजी टर्म में आपका 9 से 10 वर्ष तक भाषा का लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। 18 वर्ष तक आप सभी को पता है धीरे धीरे आप उसको क्या करते हो और शार्प करते हो। ठीक है, शार्प करना एक अलग बात है और भाषा और लैंग्वेज डेवलपमेंट करना आ जाना वो एक अलग बात है। ओके, बिल्कुल डियर, टाइम टू टाइम 21 के बाद। अरे डियर कोई टाइम नहीं है मैच्योरिटी का कि 21 के बाद आएगी कि 25 के बाद आएगी कि 50 के बाद आएगी, नहीं। मैच्योरिटी जो होती है वो लाइफ टाइम आती रहती है और समय के साथ साथ और आप अच्छे होते रहते हो। यहां पर देखो एक एग्जाम्पल आज की दुनिया का लेकर देखते हैं। आज की दुनिया का एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के रूप में अधिकतर बच्चे यहाँ पर आपकी एज जो होगी वो 21 से लेकर 25 के बीच में होगी। ठीक है, यहां पर जो बच्चे होंगे क्लास में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकतर एज जो होगी वो 21 से 25 के आसपास होगी। ठीक है, हाँ जी, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, आप इसे बोल सकते हो। तो 21 से 25 एक ऐसी एज होती है जहां पर आप अभी अभी किशोर अवस्था से निकले हो, एडोलेसेंस से अभी अभी आप निकले हो। और किस में आए हो आप? यंग एज में आए हो, युवा अवस्था में आए हो। ओके, और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें देखो टीनेजर तो होती है, साथ ही साथ में युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है यहां पर है ना आप लोगों को जल्दी बेवकूफ बना सकते हो। ठीक है, इस अवस्था में मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बन जाएंगे, लेकिन हाँ आप बहुत जल्दी भड़कने लग जाते हो, बहुत जल्दी आप हाइपर हो जाते हो इस अवस्था में, और वो चीज मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता नहीं कहलाती है। ओके, फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आपको अभी
कोई पीछे से 2-4 गालियां दे दे तो आप तुरंत उससे लड़ने झगड़ने लग जाओगे। मतलब आपको गुस्सा कब आएगा वो दूसरा आदमी डिसाइड कर रहा है। मैंने क्या बोला, आपको अभी कोई व्यक्ति 3-4 गाली दे दे तो अभी आप उसको मारने लग जाओगे गुस्से में। क्यों? क्योंकि आपको उस बंदे ने 2-4 गाली दी और आपको उसने गुस्सा दिला दिया। मतलब आपको कोई दूसरा बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है कि गुस्सा इसको दिलाना है कि नहीं दिलाना है। तो परिपक्वता थोड़ी होगी, जब आप दूसरों के कंट्रोल में हो तो परिपक्वता कैसे हो गई? ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो डियर यहाँ राइट हैंड साइड में 3 डॉट होंगे, वीडियो को क्लियर करिए, वहां से 480 पे करिए, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में 21 से 25 वर्ष की अवस्था में देखा होगा आपने, एक ट्रेंड है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का। सिंपल सा एग्जांपल, आज का डेली लाइफ का एग्जांपल, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का। इस अवस्था में जब दो अपोजिट सेक्स आपस में उनकी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, तो उसमें देखा होगा ना आपने कि भाई नोना सोना पप्पू पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं उनके बीचों में, और लड़की वहां पर कुछ बोल दे, वहां पर लड़की कुछ बोल दे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में रातों रात चैटिंग चल रही होती है, रातों रात बातें चल रही होती है। ठीक है, आप सभी इस अवस्था में हो, आप सभी को इस चीजों के बारे में पता होगा। तो रातों रात चैटिंग चल रही होती है, रातों रात बातें चल रही होती हैं, और रात में बाय मिस्टेक या फिर ऐसे ही मजे मजे में जो लड़की है, जो गर्लफ्रेंड है, उसने बोल दिया, रात के 2 बजे बात चल रही थी आपकी और रात के 2 बजे चैटिंग चल रही थी, और उसने बोल दिया कि बाबू सोना, कुछ भी बोल दिया कि मुझे यार समोसा खाने का बड़ा मन कर रहा है। वहां पर आपको बोला उसने कि मुझे समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब रात के 2 बजे भाई समोसा कहां से लाए? अब भाई बॉयफ्रेंड जो होगा ना, लड़का जो होगा ना, वहां पर वो उठकर क्या कर देगा, हलवाई के पास जाकर उसको मार पीटने लगेगा, भाई रात में उठकर मुझे तू समोसा बना के दे। मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको समोसा खाने का मन हुआ है, मुझे नहीं पता, समोसा बना के दे। रात में तुम उसकी दुकान खुलवा कर उसको पीट पाट के समोसा बनवाने लग जाओगे, और 3, साढ़े 3, 4 बजे जाकर उसके बाहर घर पर कि लो आपको समोसा खाना था, आपकी इच्छा हुई और हम पूरी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो रात के 2 बजे उठकर आप उसको समोसा तलवा दिया हलवाई से, हलवाई बेचारा और परेशान हुआ, वहां पर मार पीट के आपको ने उसे समोसा तलवा लिए, और 3, साढ़े 3, 4 बजे आप समोसा लेकर वहां पर पहुंच गए। वहां पर गर्लफ्रेंड खुश, अरे वाह मेरा तो बहुत ध्यान रखते हैं, ये है वो है। अब ये ही आगे चलकर इनका क्या हो गया, शादी हो गई। 26, 27, 28 में शादी हो गई। ठीक है, मान लो शादी हो गई है, आगे चलकर यही जो है वो 40 के हो गए, 40-42 के हो गए। अब वहां पर दोबारा 40-42 के जैसी हुए, और रात में जो वाइफ थी वो अब 2 बजे उठकर कहती हैं कि पतिदेव जी मुझे ना समोसा खाने का जी कर रहा है। अब रात के 2 बजे पतिदेव को बोलेगी समोसा खाने का जी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर मिलेगा? कोई बच्चा बताएगा क्या आंसर मिलेगा यहां पर? जल्दी से बताइए। कोई बताएगा इसका सही आंसर क्या मिलेगा? सीधा सीधा बोलेगा पतिदेव पागल हो गई है क्या, रात के 2 बजे समोसा मैं कहां से लेके आऊं? तो पतिदेव सीधा सीधा बोलेगा बावड़ी मन्ना बन, आराम से सो जा, सीधा सीधा ये बोलेगा। या फिर हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर क्या बोल देंगे, अरे ढेड़ हो रही है के, सो जाना आराम से, खुद न चैन ना और हमने भी चैन ना लेने दे रही। तो सीधी सीधी ये बात बोल देगा कि यहाँ पर क्या बोला उसने, रात के 2 बजे पागल होगी क्या, सो जा आराम से, रात बजे सो, 2 बजे कौन तेरा बापू समोसे तल रहा है वहां पर? सीधा सीधा ये जवाब मिलेगा यहाँ पर। तो या फिर पति क्या बोलेगा, जा रसोई सामने पड़ी है वहां पर समोसा बना ले, 2 अपने लिए भी तल लियो और 1 मेरे लिए भी तल दियो, तो ये जवाब मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैच्योरिटी देखो, वहां पर वो 2 बजे उठकर समोसे तलवा दिए तो उसने हलवाई से, और यहां पर क्या कर रहा है, पागल बना रहा है वहां पर। तो यही क्या होती है, मैच्योरिटी होती है। ओके, तो समय के साथ साथ ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि अभी परिपक्वता आएगी और बाद में नहीं आएगी, क्या पता किसी के अंदर 25 साल में अभी आ गई हो, कोई पागल समझ गया हो इन चीजों को। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, परिपक्वता, मैच्योरिटी कहलाती है, जो कि समय समय के साथ आता है। ओके सर ये कौन सी लैंग्वेज थी डियर? ये हरियाणवी थी, टेंशन ना लो। बच्चे कह रहे सर आज का एग्जाम्पल मस्त है, कोई नहीं दिक्कत, टेंशन मत लो। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका, परिपक्वता कहलाता है, मैच्योरिटी कहलाता है, और ये क्या करती है, भाषा को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए, हंसी मजाक बहुत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाक्य विकार, ये जिसे आप स्पीच डिसऑर्डर कहते हो। अब स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, आप सभी को पता है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसमेमोग्राफिया, अलग अलग प्रकार की जो होती हैं वो स्पीच डिसऑर्डर होते हैं। ओके, तो जिस प्रकार के बच्चे के अंदर स्पीच डिसऑर्डर देखने को मिलेगा
जिस जिस प्रकार के बच्चे के अंदर स्पीच डिसऑर्डर देखने को मिलेगा और वहां पर बच्चे के अंदर वो प्रभावित भी होगा। अगर आप सभी को पता है, अगर कोई बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं उसके भाषा में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा, वो कम सीख पाएगा उस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु है आपका परिवार का आकार। क्या बोल रखा है? साइज ऑफ फैमिली। आप सभी को पता है अगर फैमिली बड़ी है, ज्वाइंट है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई भाई, बहन भाभी, ये सब है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को है ना बातचीत करने के लिए कभी ना कभी हर प्रकार कभी ना कोई मिलता ही रहता है, तो उसके भाषा क्या होगा? अच्छा होगा। या फिर कोई बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है जिसमें माता पिता और एक बच्चा है, माता पिता चले गए जॉब पर, बच्चा पड़ गया बेचारा अकेला, तो वो किससे जो बात करेगा? किसी से नहीं, फोन में लगा रहेगा, लैपटॉप में लगा रहेगा, कोई पुस्तक में लगा रहेगा, तो वहां पर बच्चे का भाषा विकास क्या होता है? कम होता है, कमजोर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? साइज ऑफ फैमिली। अच्छा बड़ा होगा तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बिंदु है मदर टंग, मातृभाषा। अब यहां पर सीधी सी बात है, आपने देखा होगा यूपी बिहार साइड के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मातृभाषा होती है, हरियाणवी साइड के बच्चे जो होते हैं उनकी मातृभाषा होती है, और या फिर बंगाल की साइड के बच्चे होते हैं उनकी मातृभाषा। तो आप देख लेना ये चीज अधिकतर देखने को मिलेगी। बंगाल साइड के जो बच्चे होंगे या जो व्यक्ति होंगे उनको है ना वी बुलवाना, वो वी को कभी भी वी नहीं बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भी। तो वी को भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बिहार साइड के जो बच्चे होते हैं वो लड़की को लड़की बोल देते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? लड़की को लड़की बोल देते हैं। तो ये क्या है? इंपैक्ट है, मदर टंग का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि मदर टंग भी है ना जो हमारी भाषा सीखने में कहीं ना कहीं क्या करती है? वो प्रभावित करती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब पोषण भी जो है वो भाषा को प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका अन्न या फिर आपका अनाज या फिर आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिल रहा है तो आपका शरीर का प्रॉपर विकास होगा, फिजिकल अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अगर आपकी तबियत खराब रहती है, तो आप सभी को पता है जब तक तबियत खराब होगी तबियत के साथ साथ बहुत चीजें इंप्लीमेंट होती है, बहुत चीजें प्रभावित होती हैं। ओके, इसलिए न्यूट्रिशन भी जो है वो भाषा को प्रभावित करता है। कई बच्चे सोच रहे होते हैं न्यूट्रिशन कैसे प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल डियर, न्यूट्रिशन भी प्रभावित करता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और कंजूस लोगों, जो 300 बच्चों ने लाइक करा है, बाकी 550 बच्चे लाइव हैं और उन्होंने लाइक नहीं करा, लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मीडिया, यानी कि जो हमारा न्यूज चैनल है, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि वो जो सामने बोल रहा है हम सुन तो रहे हैं, तो मीडिया भी हमें क्या करता है? भाषा विकास में प्रभावित करता है। और पीयर ग्रुप्स, जो हमारा समूह होता है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। देखा होगा ना आपने कि आपके फ्रेंड सर्कल में अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो आपको एक से ज्यादा भाषा सीखने को मिलती है। ओके, वैसे ही इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, देखा होगा जिस स्कूल में बच्चे का जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा उस प्रकार की चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल में कहीं में देखा होगा आपने कि स्कूल में हिंदी बोलना अलाउ ही नहीं होता, इंग्लिश बोलने में बात करी जाती है, तो वहां पर क्या बच्चे सीखते हैं? इंग्लिश सीखते हैं। तो जिस प्रकार के बच्चे का वातावरण होगा स्कूल का, वो भी कहीं ना कहीं भाषा विकास में प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये 8 बिंदु है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भाषा को प्रभावित करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से भाषा को प्रभावित करने वाले कारक को चुनिए, तो इन 8 में से कोई भी बिंदु दिखने को मिल जाए, अधिकतर जो है वो ग्रुप में दिखेंगे, आपको एक समूह चुनने के लिए बोल दिया जाएगा, तो उस समूह को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को ये? अरे सब समोसे वमोसे खाने में बिजी मत हो भाई। चलिए आगे चलते हैं। भाषा, देखो पहले हमने बात कर ली स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, फिर हमने बात कर ली प्रभावित वाले कारक की। अब बात कर लेते हैं भाषा विकास के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला आ जाता है आपका जीन पियाजे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जीन पियाजेट जो थे उन्होंने भाषा विकास कैसे बोली थी? अहम केंद्र के द्वारा, यानी कि इकोसेंट्रिज्म के द्वारा। यहां पर बच्चे का जो भाषा विकास होता है ना, जीन पियाजे कहते थे कि अपने आप होता है, सेल्फ टॉक से होता है, यानी कि इकोसेंट्रिज्म से होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा विकास अहम केंद्रित यानी कि इकोसेंट्रिज्म के द्वारा सीखता है बच्चा, तो वो किसने कहा है? तो वो हमारे जीन पियाजे साहब ने कहा है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु देखने को मिलेगा आपको, अहम केंद्र या इकोसेंट्रिज्म। आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, जीन पियाजे ने कहा है ये। ओके, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है वो अपने आप से वार्तालाप करके, सेल्फ टॉक करके भाषा को सीखता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। चलिए समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं।
सेकंड है आपका वातावरणीय सिद्धांत, जिसे आप इन्वायरमेंटल थ्योरी कहते हो। ये किसने दिया था? तो ये हमारे बीएफ स्किनर जो थे उनके द्वारा दिया गया था। अब स्किनर क्या कहते हैं? तो स्किनर के अनुसार बालक के मानव विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या बोला मैंने आपका? वातावरण की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस साइकोलॉजिस्ट ने वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट की बहुत प्राथमिकता को दर्शाया है भाषा विकास में, मानव विकास में, तो वो कौन है? तो वो बीएफ स्किनर है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वातावरणीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। ओके, तो यहां पर कहते हैं बीएफ स्किनर कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? अवलोकन के द्वारा सीखता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा सीखता है? अवलोकन के द्वारा सीखता है। घर पर परिवार से सीखता है और स्कूल में अपने टीचर या अपने अध्यापकों के द्वारा सीखता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जिन पियाजे ने कहा था अहम केंद्र के द्वारा अपने आप से बात करके, वातावरणीय सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर थे उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो भाषा अपने वातावरण से सीखता है। जिस प्रकार का वातावरण होगा उस प्रकार की बच्चा भाषा सीख पाएगा। जैसा उसका वातावरण दिया जाएगा उस प्रकार से बच्चा वो सीख पाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस करा था अवलोकन के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वातावरणीय सिद्धांत इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी है? तो बीएफ स्किनर ने दी है। ओके, ये सारे के सारे बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है आपका जन्म जात सिद्धांत, जिसे आप इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हो। ये तो आप सभी को पता है किसने दी है? नॉम चोम्स्की ने दी है। काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने इनबॉर्न थ्योरी यानी कि जन्मजात सिद्धांत दिया है? तो वो चोम्स्की ने दिया है। ओके, इसमें क्या कहते हैं चोम्स्की? तो चोम्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। क्या बोला इन्होंने चोम्स्की ने? कि चोम्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। चोम्स्की ने यह कहा था कि अगर बच्चा जो है वो भाषा सीख रहा है, ना ही वो अपने सेल्फ टॉक से सीख रहा है, ना ही वो वातावरण के द्वारा सीख रहा है, बच्चे के अंदर शुरू से ही भाषा सीखने की क्षमता थी, एबिलिटी थी, इसलिए वो भाषा को सीख पाया। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये कहा गया है कि बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है? तो किसने कहा है? चोम्स्की ने कहा है। ओके, अब चोम्स्की ने जिस भाषा ग्रहण, ध्यान रखिएगा क्या बोला? चोम्स्की ने जिसे भाषा ग्रहण साधन, जिसे आप इंग्लिश में LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि LAD की फुल फॉर्म बताइए, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा ग्रहण साधन कहा जाता है। और चोम्स्की ने इसका यही नाम दिया था। और बाद में चोम्स्की ने LAD को यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को क्या बोल दिया था? सार्वभौमिक भाषा व्याकरण बोल दिया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी देखने को मिले, LAD की फुल फॉर्म देखने को मिले तो बोल दीजिएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड जो होती है वो LAD की फुल फॉर्म होती है। बाद में इन्होंने LAD को यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक भाषा व्याकरण बोल दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा जन्मजात क्षमता होती है, लर्न द लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, तो नॉम चोम्स्की ने कहा था। ओके, ये सारे के सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, लास्ट सिद्धांत पढ़ लेते हैं जो कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जिसे आप सोशियो कल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल नहीं है, सोशियो है। ओके, किसने दिया था? तो ये हमारे ली वाइगोस्की के अनुसार दिया गया था। अब ली वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो ली वाइगोस्की ने कहा कि भाषा अंतरक्रिया से सीखता है। कैसे सीखता है? इंटरेक्शंस के साथ सीखता है। जितना बच्चा एक दूसरे से वार्तालाप करेगा, अंतरक्रिया करेगा, उतना ही बच्चा अच्छा सीखेगा। देखो, जिन पियाजे ने कहा अपने आप सेल्फ टॉक से सीखता है। दूसरे कौन थे हमारे महर्षि? बीएफ स्किनर, उन्होंने कहा वातावरण से सीखता है। तीसरे कौन थे? चोम्स्की, उन्होंने कहा जन्मजात सिद्धांत होता है इसलिए बच्चा सीख जाता है। और यहां पर ली वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जो है वो अंतरक्रिया, इंटरेक्शन के साथ जितनी ज्यादा एक दूसरे से वार्तालाप करेगा उतनी उसके अंदर भाषा विकास होगी। ओके, ये सारे के सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलें। तो क्या बोल रखा है? भाषा अंतरक्रिया से सीखते हैं बच्चे अपने से बेहतर, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रखा है? बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बच्चे का भाषा विकास अपने से बेहतर की संगति में अच्छा होता है, तो वो कहा था आपका ली वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत में। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये बिंदु समझिए कि आपके फ्रेंड सर्कल जो है आपके जो है हर बार कहीं ना कहीं 60% या 40% या फिर
65% मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपका जो ग्रुप होगा ना वो भी इसी प्रकार का ही ग्रुप होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसके 90 to 95% होते हैं, तो ये लीवाइगोस्की ने कहा कि अगर आप इन बच्चों के साथ रहते हो तो आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं आपका भी इंक्रीज होगा। ओके, कहने का मतलब आपका यहाँ पर लीवाइगोस्की का ये था कि बच्चे जो होते हैं वो अंतरक्रिया के द्वारा भाषा सीखते हैं और अपने बेहतर संगति में सीखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या बोल रखा है। अरे यार किसी को परेशान मत करो यार, पढ़ने दो उनको, ठीक है। जो बच्चा पढ़ना चाहता पढ़ने दो यार, उनको मत करो उंगली, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रखा है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, तभी कहा जाता है अंतरक्रिया के साथ सीखता है। अंतरक्रिया यानी कि क्या कर रहा है, इंटरेक्शन के साथ कर रहा है, और जब बता इंटरेक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं उसको खुद सीखने की प्रवृत्ति आ रही है, यानी कि इंटरेक्शन के द्वारा। और जहां पर बच्चा कहीं पर फंस जाता है तो उसको पहले स्वयं सीखने देना चाहिए, स्वयं कर प्रयास करना चाहिए, और जब बच्चे का असमर्थ हो तब उसको हल्का सा हिंट देकर उसकी आप उभार सकते हो, सहायता कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। आगे चले, यहां तक ध्यान रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, जो कि लीवाइगोस्की ने दिया है। इसमें कहा था कि भाषा अंतरक्रिया से बच्चा सीखता है, अपने से बेहतर संगति में सीखता है। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ओके, इसी में ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट जो था लीवाइगोस्की का, उन्होंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए थे, महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे, 3 इंपॉर्टेंट संप्रत्यय दिए थे, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। कैसा, देखिए पहला आ जाता है आपका आत्मसात्करण। अब ये आत्मसात्करण क्या होता है, इंटरनलाइजेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। आत्मसात्करण कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात्करण कहलाता है। क्या बोला मैंने आपको कि बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात्करण कहलाता है। अब बच्चे बोलेंगे सर खुद कैसे कोई चीज सीख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है मातृभाषा, आपकी अपनी मदर टंग। आपने कहीं पर कोचिंग ली, आपने कहीं से ट्यूशन लिया, आपने किसी से सीखने का कुछ गाइडेंस लिया, नहीं। मातृभाषा जो आपकी मदर टंग है वो आप अपने आप ही सीखते हो, खुद ही सीखते हो। ओके, तो आपके द्वारा जब खुद कोई चीज सीखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा जो है वो खुद अपने आप से बात करके अपनी गलतियों को उभारता है और उन गलतियों को खुद स्वयं ठीक करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आत्मसात्करण के अंतर्गत ही आता है। ये किसने कहा है, तो ये लीवाइगोस्की ने कहा है। ओके, खुद के प्रयास से सीख रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप शीशे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हो, अपने से ही बात कर रहे हो, अपने आप को ही सुना रहे हो। कई करते हैं बच्चे ऐसे, देखा होगा कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सामने खड़े होकर शीशे पर बात कर रहे होते हैं, आप अपने से बात कर रहे होते हो, अपने आप को सुना रहे होते हो, और जहां पर कोई गलती निकल के आती है तो उसको आप खुद ठीक कर रहे होते हो। तो क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं सेकंड बिंदु पर। अब देखिए सहारा देना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है हिंदी में। इसको हिंदी में सहारा देना भी जाना जाता है, ढांचा भी इसको नाम से जाना जाता है, अस्थायी सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग। तो अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो सहारा देना इज द बेस्ट, और अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो स्कैफोल्डिंग एक आपका इंग्लिश में सेम नाम ही रहेगा। ठीक है, चलिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों के विकास में, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एज इट इज का एज इट इज पूछा गया आपके एग्जाम में। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग जो कि अस्थायी सुधार कहलाता है, यह आपका संकेत, प्रशंसा, सहायता के रूप में, किसी के रूप में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला कि बच्चों के विकास में आप कुछ भी सीख रहे हो, आप कुछ भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके विकास में आपके बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये मानिए कि आपको एक होमवर्क मिला स्कूल की तरफ से। ठीक है, आपको एक होमवर्क मिला स्कूल की तरफ से और आप अपने घर पर कर रहे थे होमवर्क, करते करते आप कहीं ना कहीं फंस गए और पीछे से आपके पेरेंट्स ने आपको देख लिया कुछ करते हुए, तो वहां पर आपके पेरेंट्स ने कहा
क्या हो गया बेटा, इतना क्यों नाराज, तू दुखी सा लग रहा है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं मम्मी या पापा, मैं ये कर रहा था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ गई है। तो वहां पर आपके पेरेंट्स देखने लग गए और आपको करते हुए, तो आपको पीछे से हल्के से अपने फादर ने कहा कि बेटा ये एक्स जो आप माइनस कर रहे हो इसको एक बार प्लस करके देखो होता है कि नहीं होता है। इतना सा सपोर्ट करा आपके फादर ने, आपने वहां पर प्लस करके देखा और आपका आंसर निकल के आ गया। कहा अरे वाह पापा ये तो हो गया। तो वहां पर आपने क्या करा, एक अस्थायी सुधार करा। आपने केवल एक हल्का सा हिंट दिया था कि माइनस की जगह प्लस करके देखो। तो अगर आपके द्वारा कोई छोटा सा सहयोग, फॉर एग्जांपल के रूप में एक और इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखा होगा आप अपना जब घर बनाते हो, देखा होगा ना आपने, जब आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए जो आप छत डालते हो, लेंटर डालते हो, तो लेंटर डालने के लिए पहले उसके नीचे बल्ली फट्टे लगाकर उसको एक ढांचा तैयार करते हो, एक फ्रेम तैयार करते हो, उसके ऊपर आप सरिया और फिर उसके ऊपर रोड़ी कंक्रीट डालकर 10-12 दिन के बाद उसको हटा लेते हो। तो वो एक जो ढांचा आपने बल्ली फट्टों का लगाया था, वो बल्ली फट्टे किस प्रकार के सहारा दे रहे थे, तो एक तरीके से वो अस्थायी सुधार था, कुछ समय के बाद आपको उसको हटा लेना था। ओके, उसी प्रकार से बच्चे में अस्थायी सुधार आपने दिया, हल्का सा हिंट दिया और बच्चे ने उस चीज को कर लिया। तो आपने क्या दिया था वहां पर, संकेत दिया था, हिंट दिया था। चाहे आप संकेत दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी हल्की सी मदद कर दो, ये तीनों की तीनों चीजें क्या कहलाती हैं, स्कैफोल्डिंग, यानी कि हल्का सा सपोर्ट दिया और बाद में अपना हाथ हटा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। बिल्कुल, आंशिक हेल्प भी बोल सकते हो, सही बोला है आपने। चलिए, और तीसरा आ जाता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जोन ऑफ, ओके, प्रिंसिपल डेवलपमेंट हो गया, जो कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होना चाहिए था। हल्का सा ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, मैं यहां पर ठीक कर देता हूं। ये जो है ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये प्रॉक्सिमल होगा। इसको आप ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है, तो देखो, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला मैंने आपका, कि बड़ों के द्वारा विकसित होने वाला क्षेत्र क्या कहता है, बड़ों के संयोग से विकसित होने वाला, वो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, यहां पर ठीक लिख रखा है एरिया ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुछ भी देखने को मिले तो वो आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल एक आपको देता हूं मैं, जो कि हर बार अपनी क्लास में देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की या फिर किसी भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये मान लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपने दो प्रकार से तैयारी कर रहे हो। एक तैयारी आपने करी सेल्फ से, यानी कहीं पर कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया, किसी का गाइडेंस नहीं लिया। आपने यहां पर लाए 150 में से कितने नंबर, आपने मान लो 70 नंबर लेके आए। पास होने के लिए चाहिए आपको 90, आपके आए 70। तो यहां पर आपको पता चल गया कि यार मेरे खुद से तो 70-80 नंबर ही आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। तो आपने क्या करा, किसी बड़े से गाइडेंस लिया या फिर कहीं जाकर कोचिंग वगैरह ली या फिर जिसने सीटेट पास कर रखा उससे कुछ सलाह मशवरा करा। तो आपने वहां पर देखने के बाद अगली बार जब सीटेट दिया तो 150 में से आपके कितने नंबर आए, 100 नंबर आए। क्या बोला मैंने आपका, खुद अपने आप आपने जब मदद करी, अपने आप पढ़ा तो 70 नंबर आए, किसी की गाइडेंस ली, कोचिंग ली तो अब आपके 150 में से कितने आए, 100 नंबर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, 100 में से 70 घटा दोगे तो 30 का डिफरेंस है, और ये 30 ही क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। आपके खुद के प्रयास से और बड़ों के दिए गए सहयोग में जो अंतर देखने को मिलता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ये जो 30 नंबर है ये आपका ZPD कहलाया। ओके, 70 नंबर जो आए थे आपके वो आत्मसातकरण थे। ये 30 नंबर जो आपके बीच में डिफरेंस देखने को मिला वो क्या कहलाया, आपका ZPD। और ये 100 नंबर जो देखने को मिले वो क्या कहलाया, आपका स्कैफोल्डिंग, जिसके सहारे के द्वारा आपके आए थे। ओके, बिल्कुल अरे डियर 140 भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए। अब यार मेरी मैथ इतनी अच्छी तो है नहीं, इसलिए मैंने 100 लिया और 70 लिया, माइनस करने पर 30 आ जाता है। सिंपल सिंपल लो ना, ठीक है इसलिए मैंने 100 लिया। चलिए, तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि जो उसके बीच में डिफरेंस देखने को मिला 70 और 100 के बीच में 30 मार्क्स का, वो क्या देखने को मिला आपको, ZPD, वही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। एग्जाम में आपको कैसा मिलेगा, तो एग्जाम में ऐसा मिलेगा कि आपके खुद के प्रयास से और बड़ों के द्वारा सहयोग से अंतर जो विकसित हुआ उसको क्या कहा जाता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है उसको। ओके,
अरे महिमा जी 90 नहीं, उससे ज्यादा आएंगे, टेंशन ना लो। अगर डियर देखो जो बच्चा 90 है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात दिक्कत आपकी यही है, आप ये सोचते हो कि मेरे 90 आ जाए मेरे लिए वही बहुत है। अरे क्यों आ जाए 90, आप अपना टारगेट लेकर चलो 130, 130 टारगेट लेकर चलोगे तब आपके 100 या फिर 110 आएंगे, तब जाकर आप मानोगे। और यहाँ पर जो बच्चे 90 का टारगेट लेकर चल रहे हैं ना, वही बच्चे जाकर अटक जाते हैं 89 पर या फिर 88 पर, और वो बाद में बच्चे पछताते हैं। अरे 90 का टारगेट मत लेकर चलो, ठीक है। कभी भी किसी चीज का टारगेट लेकर चलते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलो, ताकि 10-15 नंबर कम भी हो जाए तो कोई पछतावा ना हो, ठीक है। खासकर 1 नंबर वाला पछतावा तो कभी भी ना हो, बिल्कुल। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। क्या हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे, विचार एवं भाषा में संबंध। क्या है विचार एवं भाषा में संबंध? छोटा सा टॉपिक है, जीन पियाजे के बीच में और वाइगोस्की के बीच में कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। क्या है? पहला ध्यान रखिएगा, विचार और भाषा, थॉट्स एंड लैंग्वेजेस। तो जीन पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे क्या बोलते हैं, बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जो होते हैं वो जन्म से एक ही होते हैं। क्या बोला मैंने आपका कि बच्चे की जो भाषा होती है यानी कि लैंग्वेजेस होती है, और बच्चे के जो थॉट्स होते हैं, बच्चे के जो विचार होते हैं, वो क्या होते हैं, जन्म से एक ही होते हैं। जीन पियाजे के द्वारा ये कहना था। और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि भाषा सिर्फ विचारों का, क्या बोला मैंने आपका, भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है कि भाषा केवल अनुसरण ही नहीं करती बल्कि उसको आगे भी बढ़ाती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका ली वाइगोस्की। अब वाइगोस्की के अनुसार क्या कहा गया था, तो वाइगोस्की कहते थे कि बच्चे की भाषा और विचार जो होती है ना, वो 2 वर्ष तक क्या होती है, अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ली वाइगोस्की के द्वारा कहा गया था कि बच्चे की भाषा जो होती है वो 2 वर्ष तक अलग अलग होती है, और 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो एक होने लग जाते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। ली वाइगोस्की कहते हैं कि 2 वर्ष तक अलग होती है, बाद में एक होने लग जाते हैं, और जीन पियाजे कहते हैं शुरू से ही एक होती है। ओके, बस इतनी सी बात थी। डायरेक्टली आपका यही पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ली वाइगोस्की और जीन पियाजे के बीच में किस चीज को देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट यानी कि भेदभाव था। तो भाषा और विचार, या भाषा या चिंतन, कुछ भी देखने को मिले आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ली वाइगोस्की कहते थे कि भाषा और विचार अलग अलग है 2 वर्ष तक, उसके बाद एक होती है, और जीन पियाजे कहते हैं शुरू से ही सुसरी एक है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। चलिए चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी लगाकर दिखाइए, मैं भी देखूं कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। पहला बिंदु देखो क्या बोल रखा है कि एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि फॉर एग्जांपल एक मैं हूं एक आप हो, मैं अपनी मदर टंग सीख रहा हूं यानी कि पहली भाषा के रूप में सीख रहा हूं, और आप उसी भाषा को दूसरी भाषा में सीख रहे हो। कहने का मतलब आपकी मदर टंग कोई और सी होगी। तो जल्दी से बताइए दोनों में किस प्रकार का गलतियां देखने को मिलेंगी, किस प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलेंगी। ओके बच्चे कह रहे हैं सर स्कैफ फोल्डिंग और जेडपीडी में अंतर क्या है। डियर जेडपीडी का कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपने जो सहारा दिया और बच्चा जो खुद कर रहा था उसके बीच का अंतर, और आप जो सहारा दे रहे हो वो स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो ढांचा लगाया जा रहा है वो ढांचा क्या है, स्कैफ फोल्डिंग आपने लगा रखा है। आप घर और लेंटर के बीच में अंतर थोड़ी कर रहे हो। ओके, अंतर करोगे तब जेडपीडी कहलाएगा, जब अंतर नहीं करोगे, डिफरेंस नहीं करोगे तो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा स्कैफ फोल्डिंग। चलिए बच्चों ने धड़ी लगा दी, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। अत्यधिक सामान्यीकरण, अत्यधिक सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है डियर, पहले मुझे आप ये बताओ। अत्यधिक जिस बच्चे ने लगाया है सामान्यीकरण, अधिकतर जो देखने को मिलेगा वो सेम सेम देखने को। अगर सेम सेम कैसे देखने को मिलेगा डियर, एक बच्चा मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, मतलब अपने उस बच्चे को अपनी खुद की भाषा नहीं आती है, और दूसरा बच्चा उसी भाषा को मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, मतलब इसको अपनी खुद की भाषा तो होगी। तो यहां पर बच्चे में जो गलतियां कर, समान समान कैसे हो सकता है यार, समान तो हो ही नहीं सकता। एक बच्चा उसको अपनी मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसकी दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। आपकी मातृभाषा समझिए हिंदी है और आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपकी गलतियां सेम ही होंगी। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो डियर आप। डेवलपमेंट स्टेजेस में दोनों की अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था।
डियर यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है, आपके वहां से नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, यहां से सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। अब मुझे बताइए इसका सही आंसर कि बच्चे के जो भाषा विकास होता है उसमें प्रारंभिक बचपन जो होता है, यानी कि जो अर्लियर चाइल्डहुड होता है, वो किस प्रकार का काल कहलाएगा, जल्दी से बताइए। अरे बफरिंग नहीं है मेरे बच्चों, यहां पर कोई बफरिंग नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई ना देने के कारण डियर यहां पर क्लियरिटी को बढ़ाओ, 3 डॉट होगा, 3 डॉट को क्लिक करके अपनी क्लियरिटी जो है 480 पर करो, और 480 करने पर आपकी बफरिंग हो रही है, तो मतलब आपकी यहां पर नेट की प्रॉब्लम है। ओके चलिए, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सेंसिटिव होती है, अति संवेदनशील होती है, क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में चीज सीखने के लिए सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, सेंसिटिव होती है, जिसमें बच्चा गलती करने की ज्यादा प्रवृत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लीजिए, लैंग्वेज एंड थॉट्स का क्वेश्चन आ गया। बताइए भाषा, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताओ, और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं थर्ड का फर्स्ट, बिल्कुल सही लगाया जिस जिस बच्चे ने थर्ड का फर्स्ट लगाया, कि हमारे जो विचार होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ओके तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं संयोग दिए जाने पर किसी भी या किसी में दक्षता प्राप्त कर सकता है, डैश कहलाता है या फिर कहलाता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या बोला आपने इसका, कि द फेज एट विच ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ गिव अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट इज नोन एज। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं फोर्थ का बी, ये तो सिंपल सा है, देखते ही लगा लेना चाहिए था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, सहायता या सहयोग देकर किसी भी चीज को दक्षता प्राप्त करवा सकते हो आप बच्चों को, जैसे कि सीटेट पास करवा दिया था मैंने आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दृष्टिकोण की बच्चे स्वयं निर्देश हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। जल्दी से बताइए ये किसने दिया गया है, कि द व्यू चिल्ड्रन स्पीक टू देम सेल्फ फॉर सेल्फ गाइडेंस वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। बेंडूरा ने कितने चरण दिए थे, तो दिया 4, कल तो पढ़ाया था मैंने आपको 4 दिए थे, कल ही तो पढ़ाया था मैंने अवलोकन वाला, ऑब्जर्वेशन वाला, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। कल आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो किसने दिया था ये, सभी बच्चे कह रहे हैं भर भर के प्याजे। अरे डियर मैंने अभी तो आपको समझाया था, वाइगोस्की ने दिया है, आत्मसातकरण, वाइगोस्की। प्याजे ने इकोसेंट्रिज्म, ये भी सेल्फ टॉक से सीखता है, बच्चे स्वयं को निर्देश हेतु स्वयं को वार्तालाप करते हैं, ये भी बिल्कुल मैंने बोला था आपका सेल्फ टॉक जो है वो प्याजे करता है, लेकिन प्याजे में आपको कहीं ना कहीं इकोसेंट्रिज्म देखने को मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अहम केंद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था आत्मसात करने के द्वारा बच्चा स्वयं किसी ज्ञान को सीख रहा होता है या स्वयं को निर्देश या स्वयं से वार्तालाप कर रहा होता है, स्वयं की गलतियों को ठीक कर रहा होता है, तो वाइगोस्की के द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। पियाजेट में कहीं ना कहीं अहम केंद्र मिलेगा, इकोसेंट्रिज्म मिलेगा, पियाजे ने कहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सेल्फ गाइडेंस जो है वो पियाजे ने भी कहा है, लेकिन यहां पर जो बात करी गई थी वो सेल्फ गाइडेंस की बात करी गई थी आत्मसात करण में। ओके तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। इकोसेंट्रिज्म देखने को मिलेगा, अहम केंद्र देखने को मिलेगा, तब प्याजे लगाइएगा आप। ओके बिल्कुल, प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? जल्दी से बताइए, सामाजिक रचनावाद, इतना सा अगर आपने देख लिया तो आपने आंसर दे दिया। सोशल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, सही आंसर बताइए। सही 6th का ए,
बिल्कुल, मैंने आपको बोला था वाइगोस्की महाराज जो थे उन्होंने ही कहा था कि बच्चा जो है वो वातावरण से सीखता है, सोशल से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह दृष्टिकोण, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको देखना चाहिए था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने कहा था? बच्चों के अंदर इनबिल्ट होता है फ्रॉम बर्थ। सिक्स का है, ओके सिक्स का चला गया। बच्चे कह रहे हैं सर मैथ्स पेडागोजी कब से होगा? डियर मैथ्स पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ्स पेडागोजी मैंने आपको लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दिया था। साथ ही साथ में मैंने आपको एक मैराथन क्लास भी दी थी, करीब करीब 4 घंटे की क्लास है वो। उसमें पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरीके से। तो कोई भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो अब आपकी जो होगी वो रिवीजन होगी। पूरा डिटेल में तो करवाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन रिवीजन होगी। अगर आप तक आपने मैथ्स पेडागोजी नहीं देखी तो जाकर जरूर देखो यार। ठीक है, चलिए तो ये किसने कहा था? तो ये हमारे चॉम्स्की महाराज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। लीजिए आ गया ये 1 वर्ड फेजेस वाला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, और इसकी एजेस भी देखकर आपको पता चल गया होगा। सही से आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं सब मैथ कब कराया था? तो मैथ डियर मैंने आई थिंक कराया था 2 महीने या 3 महीने पहले कराया था। ठीक है, यानी कि एट अगस्त या फिर सितंबर अक्टूबर के आसपास कराया था। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एक बार नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप है ना सर्च मारिए यूट्यूब पर, सर्च मारिए मैथ्स पेडागोजी, कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी इन 1 वीडियो बाय डी के गुप्ता। आपको पहली वाली मिल जाएगी। क्या लिखोगे आप? सर्च मारिएगा कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी इन 1 वीडियो बाय डी के गुप्ता, तो आपको पहली नंबर पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप उसको रीड कर लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। 10 से 13 महीने, वैसे मैंने 12 से 18 महीने बोला था, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी देखने को मिले तो आप उस पर भी टिक कर दीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो सही थे, बाकी बच्चे गलत थे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है। डियर मैंने पेडागोजी करवा दी है, रिवीजन करेंगे, और बाकी 2011 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। आप उनको भी देख सकते हो, पीके सर आपको सॉल्व करवा ही रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो अच्छा होगा, तभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है वो आपको बताना। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? 9th का ए बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने ए लगाया सही लगाया है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सके वाले या फिर सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। मैंने आपको बोला था 70 नंबर आपके खुद के प्रयास से आ रहे थे, 130 100 कितने बोले 100 नंबर बोले थे, चलिए 100 नंबर ले लीजिए, वो सहायता से आ रहे थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30, वो क्या है? अंतर। तो वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या है आपका डिफरेंस? जल्दी से बताइए, वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ए, बी, सी या डी? सर बच्चे कह रहे हैं सर ऐप पर बहुत कम कंटेंट है। डियर प्रदीप जी, ऐप पर है ना वो कंटेंट आपका अपलोड नहीं करवाया जा रहा है, ऐप पर इतना काम नहीं करवाया जा रहा है। ऐप पर अगर आप पेड पीडीएफ में जाओगे तो वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जो क्लासेस हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उसको अपडेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए वहां पर अपडेट नहीं करवाया जा सक रहा है। ओके, बाकी ऐप पर अपडेट करवाने की कोशिश करवा रहा हूं, हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट यूट्यूब पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप सर्च मार कर चेक करिए। कोई भी चीज आपको सर्च मारनी है आप वो सर्च मारिए और उसके आगे लिख दीजिए बाय डी के गुप्ता, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। भाषा और चिंतन या थॉट्स, कुछ भी देखने को मिले, इंग्लिश में देखो लिख रखा है लैंग्वेज एंड थॉट्स,
इन दोनों के बीच में उनके दृष्टिकोण क्या थे, अलग अलग थे। एक कहते थे दोनों एक है, एक कहते थे दोनों 2 वर्ष तक अलग अलग है, फिर एक होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा क्लास। अब आप मुझे बताइए 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, बाकी ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, अब तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। 17,900 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। सर्च मारिएगा DK गुप्ता 1122, बिना स्पेस दिए हुए, कोई जगह नहीं छोड़नी। जगह छोड़ते ही आपको फेक आईडीज बहुत मिलेंगी मेरे नाम से। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यू अपडेट्स, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार के PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे इस लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट्स की PDF परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट भी रखे गए हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो एप्लीकेशन से रिलेटेड तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए 10 आउट ऑफ 8, 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10। ओके, क्लास भी काफी लंबी होगी, बच्चे थक गए होंगे, भूख भूख लग गई होगी सभी को। चलिए तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जैसे बोलता हूँ लाइक जरूर करिएगा यार, कंजूस बहुत बच्चे हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और मुझे और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छे से अच्छे हम क्लासेस देते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन जो होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।